बार आप देख रहे हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन खबर तो समझिए। इस आधे घंटे में हम आपको सिर्फ खबर नहीं समझाते बल्कि खबरों की पेचीदगी को भी समझाते हैं। लेकिन सबसे पहले झट से जान लेते हैं आज की 4 बड़ी खबरें। पहली खबर है डर का माहौल बताने की मंशा को किस तरह से समझाएंगे वो दिखाएंगे आपको। बांग्लादेशी घुसपैठ पर संग्राम को समझाएंगे, साथ ही साथ अवैध खनन के खेल को भी समझाएंगे। डेंगू से बचाव में बिहार कितना तैयार है इस खबर को भी आपको समझाएंगे। शुरुआत करेंगे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि देश में डर का माहौल है, युवा किसान सब डरे हुए हैं, चक्रव्यूह बनाकर डराया जा रहा है। राहुल गांधी के बयान पर बिहार में भी बयानबाजी तेज है। जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था वही हिंदुस्तान के साथ किया गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी जब भी बोलते हैं कुछ न कुछ बखेड़ा जरूर खड़ा हो जाता है। कुछ दिनों पहले हिंदुओं पर दिए गए राहुल गांधी के बयान पर खूब बयानबाजी हुई। अब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर ऐसा बयान दिया है जिसके बाद सियासत गर्मा गई है। राहुल ने सदन में बोलते हुए कहा कि देश में डर का माहौल है, युवा किसान सब डरे हुए हैं, चक्रव्यूह बनाकर डराया जा रहा है। चक्रव्यूह कमल के आकार का है, ये 21वीं सदी का नया चक्रव्यूह है। ये जो आपने चक्रव्यूह बनाया है, इस चक्रव्यूह से करोड़ों लोगों को नुकसान हो रहा है, दर्द पहुंच रहा है और हम इस चक्रव्यूह को तोड़ने जा रहे हैं। और तोड़ने का सबसे बड़ा तरीका जिससे आप लोग डरते हो, कांपते हो, वो है जाति जनगणना। राहुल गांधी के बयान पर बिहार में भी बयानबाजी हो रही है। एनडीए के नेताओं ने कांग्रेस पर करारा हमला बोला। आज देश में नफरत फैलाने का काम टुकड़े टुकड़े गैंग और राहुल गांधी कर रहे हैं। तो डरा हुआ देश होगा और सहमा हुआ देश होगा तो उसकी अर्थव्यवस्था बड़ी कैसे होती जाएगी। तो हमको लगता है कि अब इस तरह के बयान का कोई सदन में औचित्य नहीं है। कमल चक्रव्यूह दिख रहा है, लोगों को डराया जा रहा है। 21वीं सदी का चक्रव्यूह है, बिल्कुल ये कमल का ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें आपके जैसे परिवारवादी और भ्रष्टाचारी फंस के अपनी दम तोड़ देते हैं, जेल जाते हैं। तो वहीं महागठबंधन ने राहुल गांधी के बयान का बचाव करते हुए बीजेपी पर पलटवार किया। बिल्कुल सच्ची बात है। आप किसानों को ही ले लीजिए, आप देखिए भारत में सबसे बड़ी आबादी किसानों की है, किसी भी फसल का एमएसपी नहीं तय किया गया और पूरा भारत को ये लोग महंगाई के गोद में बैठा करके रख दिए। तो झांसा तो जरूर दे रहे हैं और कमल के चक्रव्यूह में तो हमारा देश फंसता जा रहा है। संभलने की जरूरत है लोगों को। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, ऐसे में सरकार पर निशाना साधना उनका अधिकार है। लेकिन कई बार राहुल बोलते बोलते कुछ ऐसी बात बोल जाते हैं जिस पर विवाद खड़ा हो जाता है, उन पर ही सवाल खड़े होने लगते हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो सबसे पहले राहुल गांधी की डर वाली सियासत को समझिए। देश में डर की सियासत काफी पहले से चल रही है। कई दल मुसलमानों को बीजेपी का डर दिखाते हैं, बीजेपी का डर दिखाने की वजह भी है और इन पार्टियों को मुस्लिम वोट का बड़ा हिस्सा मिल जाता है। चुनाव के पहले संविधान खत्म हो जाने का डर दिखाया जा रहा था। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की स्थिति पहले से थोड़ी सी बेहतर हुई और लोकसभा रिजल्ट के बाद से ही राहुल गांधी काफी अग्रेसिव नजर आ रहे हैं। लोकसभा का जो रिजल्ट आया है वो कांग्रेस को थोड़ा सा बेहतर स्थिति में पहुंचाता है और उसके बाद से राहुल गांधी ये डर बार बार दिखा रहे हैं। राहुल गांधी को लगता है कि संविधान और जाति जनगणना वाली बातों से विपक्ष को फायदा होता है। यही वजह है कि जब राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश में डर का माहौल है और इसके जरिए माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। बांग्लादेशी घुसपैठ की बात करेंगे। बांग्लादेशी घुसपैठ के आरोप लगते हुए बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। निशिकांत दुबे के बयान पर झारखंड विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। आपके माध्यम से भारत सरकार से यह आग्रह है कि ये राज्य सरकार बांग्लादेशियों को बसाने के लिए आदिवासियों का सत्यानाश कर रही है और इसके लिए वहां राष्ट्रपति शासन लगाई। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ का आरोप लगाया और झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। निशिकांत दुबे ने ये बयान देश की संसद में दिया और हंगामा झारखंड विधानसभा में होने लगा। सत्ता पक्ष के विधायकों ने निशिकांत के बयान पर नाराजगी जताई।
सत्ता से बेदखल है। सत्ता की तड़प उनकी इतनी है कि यह जो संघर्ष से झारखंड मिला है, लंबे संघर्ष के बाद, इस झारखंड के बारे में भी वो नहीं सोचते और इस कारण से एक प्रस्ताव लाना चाहता है कि भाई संतालपना अलग हो जाए, छोटा नागपुर अलग हो जाए। दूसरी ओर बीजेपी विधायकों ने बांग्लादेशी घुसपैठ के सवाल पर सरकार की खिंचाई की और निशिकांत दुबे के बयान का समर्थन किया। आज न कल इनको भी झारखंड की आवाम की आवाज, इनको दर्द पता चलेगा। संतालपना के अंदर जो डेमोग्राफी बदल रही है, जल जंगल जमीन पर जिस प्रकार से घुसपैठिए काबिज हो रहे हैं। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा कुछ दिनों से लगातार चर्चा में बना हुआ है और पक्ष विपक्ष के बीच इस मुद्दे पर जोरदार बहस भी चल रही है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से अविनाश कुमार और संजय सिन्हा की रिपोर्ट। तो बांग्लादेशी घुसपैठ पर मशे संग्राम को भी समझ लीजिए। बीजेपी बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठाती रहती है। सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठाया था। बाबूलाल मरांडी ने एसआईटी गठित करने की मांग भी की थी। मरांडी ने आरोप लगाया था कि पूरे राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठियों ने जगह बना ली है। पूरे संथाल परगना क्षेत्र की डेमोग्राफी ही बदल चुकी है। अगर 1951 से 2011 के बीच लाखों की संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिए झारखंड क्षेत्र में आए, बाबूलाल मरांडी ने कहा कि 1951 की जनगणना रिपोर्ट का हवाला दिया, तब झारखंड में एसटी आबादी 36% और हिंदू आबादी जो थी वो 87.9% यानी कि तकरीबन 88% थी, जबकि मुस्लिम आबादी 8.9% यानी कि तकरीबन 9% थी। जो 2011 में एसटी आबादी घटकर 26%, सनातनी हिंदू घटकर 81.7% पहुंच गए, जबकि मुस्लिम आबादी बढ़कर 9 से 14.5% तक पहुंच गई। संथाल परगना की बात करें तो 1951 में यहां एसटी आबादी 44.67% थी, मुस्लिम आबादी 9.44% थी और अन्य 45.2% थी। जो 2011 में अगर इसको पूरे क्रम में समझा दें तो 28.11%, 22.73% और 49.2% हो गई। यानी आंकड़े जो हैं वो ये बता रहे हैं कि मुस्लिम आबादियों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। अप्रत्याशित का मतलब होता है बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है। आदिवासियों की आबादी में अप्रत्याशित कमी आई है, जिसकी उम्मीद नहीं की गई थी उतनी कमी आई है। इस मुद्दे को बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने संसद में उठाया, जिसके बाद झारखंड की सियासत में सियासी बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि बिहार के लोगों के आने से डेमोग्राफी बदल रही है। बात बिहार की भी कर लेते हैं। बिहार में पुल गिरने की घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार, एनएचएआई के साथ साथ केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। पुल गिरने की घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद बिहार में सियासत गर्म हो चुकी है। मॉनसूनी बारिश के दौरान बिहार में धड़ाधड़ कई छोटे बड़े पुल गिरे। 15 दिन के अंदर पुल गिरने की 12 घटनाएं हुई। पुल गिरने का ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार और एनएचएआई के साथ साथ केंद्रीय सड़क और राजमार्ग मंत्रालय को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा। बिहार के रहने वाले वकील ब्रजेश सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। ब्रजेश सिंह ने मांग की कि राज्य में पहले से मौजूद सभी छोटे बड़े पुलों और निर्माणाधीन पुलों का स्ट्रक्चरल ऑडिट कराया जाए, कमजोर पुलों को गिरा दिया जाए ताकि हादसे न हो। पहले से मौजूद और निर्माणाधीन पुलों की रियल टाइम निगरानी के लिए एक स्थायी नीति हो और पुल की मजबूती पर व्यापक डेटाबेस बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के नोटिस ने विपक्ष को सरकार पर तंज कसने का मौका दे दिया है। ये बिहार सरकार के भ्रष्टाचार का पोल तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में खुल गया। वहीं लगातार पुल गिरने की घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट के नोटिस पर सत्ता पक्ष के नेताओं ने कहा कि बिहार सरकार ने पहले ही सारे पुलों को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिया है। कोर्ट की चिंता को बिहार सरकार पहले ही दुरुस्त करने में जुटी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बिहार सरकार को जारी किए गए नोटिस का जवाब ससमय बिहार सरकार देगी। बिहार सरकार पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय
उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी ने सारे पुलों के लिए अपने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जो भी बिहार के जर्जर पुल हैं उन पर चिन्हित कर करके और कार्रवाई किया जाए। गिरते पुलों पर सियासत पहले भी होती रही है और आज भी हो रही है और शायद आगे भी होती रहेगी, लेकिन ये बड़ा सवाल तो है कि आखिर बिहार में क्यों गिरते हैं इतने पुल। अगर भ्रष्टाचार वजह है तो ऐसे भ्रष्टाचारियों पर समय रहते क्यों नहीं होती कार्रवाई। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से सुशील पांडे और पटना से विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो पुल पर सुप्रीम सवाल को भी समझ लीजिए। कुछ दिन पहले बिहार में कई पुल गिरे थे, एक के बाद एक कई पुल गिरे और 15 दिन में 12 पुल गिरने की घटनाएं हुई। लगातार पुल का गिरना सवाल खड़ा करता है। सवाल उठता है कि क्या निर्माण में खामी रही या फिर पुल बनाने के बाद रख रखाव पर ध्यान नहीं दिया गया। सवाल यह भी उठता है कि क्या पुल गिरने के पीछे कोई साजिश तो नहीं है। इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए बिहार सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन यह फैसला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। अब कोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। अब सरकार को कोर्ट को बताना पड़ेगा कि इन घटनाओं का क्या क्या प्रयास हुआ और अभी तक क्या स्थिति हुई है। रुख करेंगे दानापुर से आ रही खबर का। दानापुर में एनजीटी लागू होने के बाद भी बिहटा के अमीनाबाद सोन नदी बालू में घाट में अवैध खनन जारी है। बिहटा पुलिस ने छापेमारी कर सोन नदी में अवैध पीला बालू खनन करते हुए 24 लोगों को गिरफ्तार किया। पंद्रह अक्टूबर तक बिहार में बालू खनन पर रोक है। पूरे मानसून काल में यानी 15 जून से 15 अक्टूबर तक खनन विभाग की ओर से बालू घाटों पर किसी तरह की खनन पर रोक है, लेकिन बालू के अवैध खनन का धंधा रुकने का नाम नहीं ले रहा। ये तस्वीर देखिए, वीडियो पटना से सटे बिहटा के अमीनाबाद सोन नदी बालू घाट का है। नदी के अंदर मौजूद ये नाव धड़ल्ले से चल रहे अवैध खनन की कहानी कहने के लिए काफी है। वैसे अवैध खनन की सूचना पर बिहटा पुलिस ने छापेमारी कर सोन नदी में अवैध पीला बालू खनन करते हुए 24 लोगों को गिरफ्तार किया। लगभग 10 बजे सूचना मिला कि कुछ लोग नाव लेकर अवैध खनन के लिए अमीनाबाद विकास क्षेत्र में आए हुए हैं। इसके सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए एक टीम का गठन किया गया तथा टीम का गठन करके छापामारी एवं सत्यापन एवं छापामारी कराया गया, जिसमें 2 नाव, लोहे का नाव, बड़ा नाव को जब्त किया गया तथा 24 आदमी की गिरफ्तारी की गई है। काफी देर तक चली छापेमारी के बाद बालू लदे लोहा की 2 नावों को जब्त कर लिया और 24 तस्करों को गिरफ्तार किया, लेकिन कुछ नाव सवार तस्कर भागने में कामयाब रहे। लोग बताते हैं कि सोन का जलस्तर बढ़ते ही बालू तस्कर सक्रिय हो गए। नाव के जरिए बालू का अवैध खनन और तस्करी का खेल तेज हो गया है। रात के अंधेरे में सोन से बालू की तस्करी हो रही है। सवाल है कि लगातार हो रही कार्रवाइयों के बावजूद बालू तस्करी का ये खेल पूरी तरह खत्म नहीं होता। अमरजीत, न्यूज़ 18, पटना। तो चलिए अवैध खनन के खेल को भी समझ लीजिए। बिहार अवैध खनन का खेल पुराना है। बिहार में अवैध खनन का खेल ये बहुत पुराना है। अधिकारी और खनन माफिया के गठजोड़ से अवैध खनन का खेल चलता है। सरकार लगातार ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई करती है। कुछ दिन पहले एसपी स्तर तक के अधिकारियों पर भी कार्रवाई हुई। तमाम कार्रवाइयों के बावजूद अवैध खनन नहीं रुक रहा है। इससे सरकार को राजस्व का भारी नुकसान होता है। अवैध खनन से अपराध भी बढ़ता है। जरूरत है पुख्ता कार्रवाई करने की, पुख्ता कानून बनाने का, पुख्ता रोकथाम करने की। डेंगू की बात करेंगे। बिहार में डेंगू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पटना समेत कई शहरों में डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों को जरूरी दिशा निर्देश दे दिए हैं, जिसके बाद फॉगिंग भी शुरू कर दी गई है और स्कूलों में अलग से बेड की व्यवस्था की जा रही है। बिहार में डेंगू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पटना में ही 5 नए डेंगू के मरीज मिले हैं, तो वैशाली और जहानाबाद में भी डेंगू के डंक से लोग परेशान हो रहे हैं। बिहार में अब तक डेंगू के 200 से अधिक मरीज मिले हैं। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने
डेंगू और चिकनगुनिया बीमारी से लोगों को सुरक्षित रखने के लिए अस्पतालों को कई निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य संस्थानों में डेंगू जांच किट, ब्लड प्लेटलेट्स और दवा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के आदेश के बाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 2, जिला अस्पताल में 10 और राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों में 20 मच्छरदानी युक्त डेडिकेटेड बेड की व्यवस्था की गई है। साथ ही सभी सरकारी संस्थानों में डेडिकेटेड बेड की संख्या बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए हैं। आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए सभी जिलों में एम्बुलेंस की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। सरकार ने जिलों में डेंगू प्रभावित जगहों को चिन्हित कर बीमारी बढ़ने के कारणों का पता लगाने के आदेश दिए हैं। वहीं राज्य के हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंडों पर रैपिड रिस्पांस टीम गठित कर यात्रियों में संभावित डेंगू मरीजों की जांच की जाएगी। सभी जिलों में पोर्टेबल थर्मल फॉगिंग मशीन की स्थिति का आकलन कर प्राप्त संख्या में उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है। यहाँ भी स्लम बस्ती है, यहाँ जहाँ गंदगी है वहाँ पर इस तरीके से एंटी लार्वा और फॉगिंग मशीन के मदद से छिड़काव किया जा रहा है ताकि डेंगू और कई जो भयानक बीमारियां हैं वो लोगों को परेशान न करे। डेंगू से बचाव के लिए स्वास्थ्य मंत्री ने डेंगू नियंत्रण कक्ष बनाने का निर्देश दिया है। साथ ही जागरूक भी किया जा रहा है। सरकार कोशिश कर रही है। जरूरी है कि आम लोग भी डेंगू से बचाव को लेकर एहतियात बरतें। न्यूज़ 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो चलिए सबसे पहले आपको समझा देते हैं डेंगू बुखार के लक्षण क्या क्या होते हैं। जब डेंगू बुखार आता है तो किस तरह से उसके लक्षण होते हैं वो सबसे पहले समझ लीजिए। तेज बुखार आता है, सिर दर्द होता है, आंखों के पीछे भी दर्द होता है, जो मांसपेशियां होती हैं और जोड़ होते हैं उनमें भी दर्द होता है। मांसपेशियां और जो सिर दर्द होता रहता है लगातार उल्टी होना भी एक लक्षण है। मसूड़ों या फिर नाक से खून आना भी एक लक्षण है डेंगू बुखार का। मूत्र, मल या उल्टी में खून आता है तब भी डेंगू बुखार हो सकता है। त्वचा पर चकत्ते पड़ते हैं, चकत्ते मतलब रेड कलर के जो चकत्ते पड़ते हैं, अगर उस तरह की स्किन हो रही है तब भी डेंगू के लक्षण है ये। डेंगू के दौरान प्लेटलेट्स काउंट जो होता है वो गिरता चला जाता है और ऐसे में जो सामान्य आदमी है वो उसकी स्थिति गंभीर होती चली जाती है। डेंगू से कैसे बचा जा सकता है वो भी आपको समझा देते हैं। डेंगू से बचाव के लिए स्वच्छता बहुत जरूरी है, यानी कि साफ सफाई बहुत जरूरी है। घर के आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें। घर के अंदर पानी 7 दिन से अधिक किसी भी बर्तन में ना रखें। पानी के सभी बर्तनों को ढक कर रखें। घरों में जो कूलर है, टंकियां हैं, घड़े हैं, उनकी सफाई प्रतिदिन करें। अगर प्रतिदिन नहीं कर पा रहे हैं तो हफ्ते में एक बार जरूर करें। सोते समय मच्छरदानी का इस्तेमाल जरूर करें। अपने शरीर की पूरी तरह से उसको ढक कर रखें। जमा पानी निकालना संभव हो तो उसे निकाल दें। काला तेल या फिर टेमीफॉस दवा डालें। डेंगू बीमारी के लक्षण दिखे तो फौरन डॉक्टर की सलाह ले लें। किसी झोला छाप डॉक्टर के चक्कर में मत पड़ जाइएगा। अब बात अपराध की करते हैं, अपराध जगत की बात करते हैं। बिहार से लॉरेंस गैंग के 2 सदस्यों की गिरफ्तारी के बाद से पूछताछ में उन्हें बड़ा खुलासा किया है, जिसके बाद झारखंड एटीएस लॉरेंस बिश्नोई गैंग और अमन साहू गैंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में दिख रही है। इसी पर एक रिपोर्ट। बिश्नोई गैंग के नेटवर्क का होगा पर्दाफाश। गुर्गे खोलेंगे गैंग की गांठ। राजस्थान से लेकर झारखंड तक एटीएस का शिकंजा। दिल्ली के तिहाड़ जेल में बैठकर देश भर में अपराध का नेटवर्क चलाने वाले लॉरेंस बिश्नोई और झारखंड में जेल में बंद गैंगस्टर अमन साहू पर शिकंजा कसने के लिए एटीएस ने पूरी तैयारी कर ली है, ताकि इस गैंग का न सिर्फ पर्दाफाश किया जा सके बल्कि खात्मा भी हो। कुछ दिनों पहले लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 सदस्यों की गिरफ्तारी बिहार से की गई थी, जबकि एक गुर्गे को राजस्थान से दबोचा गया था, जिनके पास से हाईटेक हथियार बरामद हुए थे। इन हथियारों से ये लोग किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की साजिश रच रहे थे, लेकिन उससे पहले ही ये पुलिस के हत्थे चढ़ गए। एटीएस के शिकंजे में फंसे इन गुर्गों ने पूछताछ में कुछ ऐसा खुलासा किया है जिससे लॉरेंस बिश्नोई और अमन साहू दोनों के खिलाफ कार्रवाई करने में काफी मदद मिलेगी। इन गुर्गों ने बताया कि
कि जो हथियार एटीएस ने बरामद किए हैं वो अमन साहू गैंग को सप्लाई करने वाले थे। एक तरफ लॉरेंस देश के सबसे कुख्यात गैंगस्टर में से एक है जिस पर ना जाने कितनी हत्याओं का आरोप है, तो दूसरी तरफ झारखंड की जेल में बंद अमन साहू 17 साल की उम्र में ही अपराध की दुनिया में कदम रख चुका था और आज उसके ऊपर 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आज फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।